हेलो, आप लोग का हमारे यूट्यूब चैनल लर्न डीप में स्वागत है। आज हम लोग पॉलिटी के नए चैप्टर संघ और उसके राज्य क्षेत्र से संबंधित जितने भी वस्तुनिष्ठ प्रश्न हैं उसका विस्तार पूर्वक हल देखेंगे। अगर आप इससे रिलेटेड थ्योरी का क्लास देखना चाहते हैं तो आप प्लेलिस्ट में जाकर वहाँ से देख सकते हैं। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी इसका लिंक दिया गया है। तो आइए उन सभी प्रश्नों पर आज हम चर्चा करते हैं जो एग्जाम की दृष्टि से महत्वपूर्ण है। तो देखा जाए, पहला क्वेश्चन है, भारत एक क्या है? तो भारत एक क्या है? भारत एक राज्यों का संघ है। अगर आप अनुच्छेद 1 में देखेंगे तो उसमें स्पष्ट लिखा हुआ है कि भारत राज्यों का संघ है। तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, भारत राज्यों का संघ है। नेक्स्ट क्वेश्चन 2 में लिखा हुआ है कि भारतीय संविधान के अनुच्छेद 1 में यह घोषणा की गई है कि इंडिया अर्थात भारत, क्या कहा गया है? जो इंडिया है उसी को भारत से संबोधन किया गया है। वह क्या है? वह राज्यों का संघ है। तो ऑप्शन बी, ऑप्शन सी, ऑप्शन डी नहीं होगा, होगा भारत राज्यों का संघ है। यह अनुच्छेद स्पष्ट में यही चीज लिखा हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 3 में है कि भारत का संविधान को कैसे वर्णित करता है? जो भारत का संविधान है वह भारत को कैसे वर्णित करता है? तो वह भारत को क्या बताता है कि वह राज्यों का संघ के रूप में वर्णित करता है कि भारत क्या है? वह राज्यों का संघ है। तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा इसका। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, 4 में कह रहा है कि आंध्र प्रदेश एक भाषाई राज्य के रूप में गठित किया गया। तो वह जो है कब गठित किया गया? देखिए, क्या था कि भाषाई राज्य के रूप में गठित क्यों किया गया, क्या था कारण, थोड़ा समझेंगे। पहले क्या हुआ, जैसे ही भारत आज़ाद हुआ, स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद की अध्यक्षता में भाषाई प्रांत आयोग का गठन किया गया। और इस गठन के बाद क्या हो गया कि यह जो गठन किया गया था वो एस के धर जो न्यायमूर्ति थे उन्हीं के अध्यक्षता में किया गया था। बाद में जब एस के धर जो है आयोग है, वह अपना सिफारिश में क्या कहा कि राज्यों का पुनर्गठन भाषाई आधार पर ना होकर प्रशासनिक सुविधा के आधार पर होना चाहिए। ये कहा एस के धर, जिसे हम लोग धर आयोग के रूप में भी जानते हैं। तो पहले तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद के उन्होंने क्या कहा कि भाषाई प्रांत आयोग का गठन किया कि भाषा के आधार पर। तब क्या हुआ, जब जैसे ही धर आयोग ने यह कहा कि जब जो राज्यों का पुनर्गठन है वह भाषाई आधार पर ना होकर प्रशासनिक सुविधा के अनुसार होना चाहिए, तब क्या हो जाता है, तब इस आंदोलन यानी भाषाई आधार पर जो आंदोलन होता है वह धीरे धीरे तीव्र पकड़ने लगता है। इसी के समाधान के लिए फिर क्या हो जाता है, JVP समिति। तो ध्यान रखेंगे, JVP समिति का गठन किया जाता है। जो कब किया जाता है? वही दिसंबर 1948 ईस्वी में किया जाता है। और वह जो है पहला जो है न्यायमूर्ति एस के धर की अध्यक्षता में भाषाई प्रांतीय आयोग डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद के द्वारा 1947 में किया जाता है। तो यह इधर तो क्या होता है, जैसे ही धर कमेटी इधर कहता है कि जो राज्यों का पुनर्गठन है वह भाषा के आधार पर ना होकर प्रशासनिक सुविधा के अनुसार होना चाहिए, तब इसकी मांग तीव्र पकड़ने लगता है। किसकी मांग? भाषा के आधार पर राज्यों का पुनर्गठन। फिर इसके समाधान के लिए JVP समिति का गठन किया जाता है दिसंबर 1948 में। यह क्या करता है, 1939 में अपना रिपोर्ट को सौंपता है। और जो JVP समिति था इसमें खासकर कौन कौन होते हैं? जवाहरलाल नेहरू होते हैं, पीपी ये सॉरी वल्लभ भाई पटेल होते हैं, सीतारमैया होती है। यही 3 होते हैं किसमें? JVP समिति में होते हैं। यह जब सौंपता है तो यह भी कहता है कि राज्यों का पुनर्गठन तत्काल क्या है, भाषाई के आधार पर अव्यवहारिक है, यानी यह भी भाषा के आधार पर करने को नहीं कहता। लेकिन उधर क्या होता है, राज्य पुनर्गठन आयोग भाषाई आधार पर मांग को लेकर एक आंदोलन स्टार्ट हो जाता है। उसी आंदोलन में आपको पता होगा कौन, पोटट्टी श्री रामल्लू, जो 56 दिन के हड़ताल भूख हड़ताल के बाद उसकी मृत्यु हो जाती है। और यह आंदोलन जैसे ही होता है उसके बाद तुरंत सरकार को क्या हो जाता है, अक्टूबर 1953 ईस्वी में क्या किया जाता है, भारत सरकार विवश होकर भारत राज्य का पुनर्गठन की मांग को स्वीकार करता है। यही तो इसके जो मेन थे कौन थे, श्री रामल्लू जी थे, जिनके निधन के बाद सरकार को विवश होकर अक्टूबर 1953 ईस्वी में भाषा क्या किया जाता है, भाषाई आधार पर राज्य पुनर्गठन की मांग की जाती है। और वही मद्रास से तेलुगु भाषा क्षेत्र को अलग करके नए राज्य आंध्र प्रदेश का 1953 ईस्वी में गठित किया जाता है। तो आशा करते हैं कि आंध्र प्रदेश को जो भाषाई राज्य पर गठन किया गया उसका क्या आधार था, स्वरूप क्या था, समझ में आपको आ गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे हम लोग 5 में।
भारतीय संघ में किस राज्य को सम्मिलित करने का अधिकार किसे है? तो भारतीय संघ में किसी राज्य को सम्मिलित करने का अधिकार यह संसद को है। कैसे है? तो आपको अगर अनुसूची 2 में देखा जाए तो उसमें अनुच्छेद 2 में ये क्या है, उसमें स्पष्ट लिखा हुआ है कि संघ में नए राज्यों का प्रवेश और उसकी स्थापना की बात की गई है। और अनुच्छेद 3 में राज्यों के नाम, सूची एवं क्षेत्र में परिवर्तन की बात की गई है। और अगर इसका उपयोग करना हो, किसका, संघ में नए राज्यों का प्रवेश, स्थापना, नाम, क्षेत्र और परिवर्तन का अगर उपयोग करना हो तो उस समय अगर अनुसूची 1 और अनुसूची 4 में अगर कोई बदलाव किया जाता तो वह संविधान संशोधन नहीं माना जाएगा। यह कहा गया है किसमें? अनुच्छेद 4 में। और वह साधारण विधेयक के द्वारा क्या किया जा सकता है? उसको संसद में पास कर उसके नाम, उसमें संशोधन जो भी करना कर सकते हैं। तो यह संसद के द्वारा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, 6 में कह रहा है किसी राज्य के नाम में परिवर्तन करने का अधिकार निम्नलिखित में से किसको है? देखिए, किसी राज्य के नाम में परिवर्तन, तो यह कौन सा अनुच्छेद में कहा गया है? तो किसी, यह अनुच्छेद 3 में लिखा हुआ है। क्या लिखा हुआ है? राज्यों के नाम हो, सीमा हो, क्षेत्र में परिवर्तन करने की बात किया गया है। तो इस अनुच्छेद 3 में। और अनुच्छेद 4 में क्या कहा गया कि जो अनुच्छेद 2 और 3 का उपयोग करते समय जब इसका उपयोग किया जाएगा तो क्या होगा, उसमें क्या होगा, अनुसूची 1 और 4 में अगर बदलाव किया जाता है तब वह संविधान संशोधन नहीं माना जाएगा। अनुसूची 1 में क्या है? भारत राज्य तथा केंद्र शासित प्रदेश का बना। अनुसूची 4 में क्या है? राज्यसभा के सीटों का आवंटन। तो करा, अगर इस 2 में बदलाव किया जाएगा तो वह संविधान संशोधन नहीं माना जाएगा। तो ये उसमें के लिए किसी विशेष प्रक्रिया नहीं, साधारण बहुमत के द्वारा संसद उसको क्या कर सकता है? पारित कर बना सकता है। तो यही हो जाएगा, संसद के द्वारा हो जाएगा। हाँ, अनुच्छेद 3 में एक बात राष्ट्रपति है, तो कंफ्यूज नहीं होइएगा। अनुच्छेद 3 में यह कहा गया है कि यदि राज्यों के नाम, सीमा और क्षेत्र में परिवर्तन किया जाए तब राष्ट्रपति के द्वारा संबंधित राज्य के विधानमंडल के पास राय जानने के लिए यह भेजा जा सकता है। यह अनुच्छेद 3 में यह कहा गया है, तो ध्यान में रखेंगे, संसद हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखा जाए, 7 में कह रहा है राज्यों में पुनर्गठन संबंधी विधेयक को संसद में प्रस्तुत करने से पूर्व किसकी सहमति प्राप्त करना आवश्यक है? तो यह हो जाएगा राष्ट्रपति की, क्योंकि अनुच्छेद 3 में स्पष्ट रूप से कहा गया है, क्या कहा गया है कि राज्यों के नाम, सीमा, क्षेत्र आदि में परिवर्तन हेतु राष्ट्रपति सिफारिश के पूर्व संसद के किसी सदन में कोई विधेयक को पेश किया जा सकता है। राष्ट्रपति की सिफारिश की आवश्यकता है तभी संसद के कोई भी सदन पेश कर सकता है। साथ में यह भी कहा गया है कि यदि प्रस्ताव, जो विधेयक का प्रस्ताव है, किसी राज्य के क्षेत्र, सीमा और उसके नाम को प्रभावित करता है तब वह विधेयक किसके पास भेजा जाएगा? राष्ट्रपति के द्वारा राज्य के विधानमंडल के पास उसकी राय जानने के लिए भेजा जाएगा। तो आशा करते हैं आपको समझ में आया होगा, और इसका हो जाएगा राष्ट्रपति। नेक्स्ट क्वेश्चन 8 में देखेंगे। 8 में कहा गया है नए राज्यों के गठन, सीमा में परिवर्तन करने का अधिकार किसको है? तो यह जो अधिकार है यह संसद को है। तो अभी हम लोग चर्चा किए कि जो अनुच्छेद 2 और अनुच्छेद 3, अनुच्छेद 2 में संघ में नए राज्यों का प्रवेश, स्थापना तथा राज्यों के नाम, सीमा, क्षेत्र में परिवर्तन किया जाता है तब संसद संविधान की पहली और चौथी अनुसूची में कोई बदलाव करती है तो इस विधि को क्या किया जाएगा? अनुच्छेद 368 के तहत संविधान संशोधन नहीं माना जाएगा और उसे साधारण बहुमत के द्वारा पारित कराया जा सकता है। तो संसद के द्वारा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी। 9 में है निम्नलिखित में कौन किसी राज्य का क्षेत्र घटा या बढ़ा सकता है? तो किसी राज्य के क्षेत्र को घटाने या बढ़ाने का अधिकार किसको? संसद को पास है, क्योंकि अनुच्छेद 3 में लिखा हुआ है किसी जो कोई राज्य है उसके नाम, सीमा और क्षेत्र में परिवर्तन के लिए क्या कह सकता है? वह अधिकार किसको है? संसद को है। वह साधारण बहुमत के द्वारा पारित कर वह इसको कर सकता है, तो संसद हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखा जाए 10 में, कह रहा अन्य रजवाड़ों को भारत में विलय के बाद भी किन राज्यों में भारत में शामिल होना विलंबित रहा? देखिए, थोड़ा इतिहास को समझिएगा, क्या हुआ था कहानी। तो यह है, पहले तो आप ध्यान रखिए, यह जो विलय किन 3 राज्यों का शामिल होना विलम्ब रहा, यह जूनागढ़। तो जूनागढ़ का विलम्ब होता है, यह भारत के आज़ादी के मतलब 9 नवंबर 1947 को, आज़ादी के बाद 15 अगस्त को तो आज़ाद हो जाता है, तो 9 नवंबर। फिर हैदराबाद को वो 1949 में, जिसमें 4 दिन की सैनिक कार्रवाई होती। और जम्मू कश्मीर देखा जाए, जम्मू कश्मीर में क्या होता है कि जो इसका जो होता है, जिस समय जो ये सर क्या बोलता है, वल्लभ भाई पटेल जी
जब निकलते हैं तो जम्मू कश्मीर ये जवाहरलाल नेहरू के अधीन में रहता है, तो इसी के कारण वह स्वयं अपने अधीन में लिए हुए रहते हैं। इसके कारण इस पर क्या होता है, सरदार वल्लभ भाई पटेल का कुछ नहीं चलता। लेकिन सरदार वल्लभ भाई पटेल चाहते हैं कि उस जम्मू कश्मीर में एक जनमत संग्रह, और दूसरा उनका माइंड में चल रहा था कि इस प्रस्ताव को कहाँ लेकर जाना था, संयुक्त राष्ट्र में, यूएन में लेके जाने के लिए वो सोचे हुए थे। लेकिन इसमें स्वयं जो जवाहरलाल नेहरू का अधीन मिले हुए थे, तो ये हो नहीं पाया। लेकिन उनका दिमाग में था कि जनमत संग्रह के द्वारा या फिर यूनाइटेड अंतर्राष्ट्रीय संघ में लेकर जाना है, यूएन में। तो ये हो जाएगा, यही हो जाएगा जूनागढ़ हैदराबाद, यही था जो 3 राज्य को शामिल होने में विलंब हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। देखा जाए 511 में कह रहा 500 से अधिक रजवाड़ों कि भारत में विलय होने के लिए कौन उत्तरदायी है? वह है सरदार वल्लभ भाई पटेल। क्यों है, क्या है, थोड़ा कहानी को समझेंगे। क्या होता है, 5 जुलाई 1947 को एक रियासत ये विभाग का स्थापना किया जाता है, और उस स्थापना के बाद क्या होता है, एक बार उन्हें सुनने में आता है, क्या आता है कि जो बस्तर की रियासत में जो कच्चे सोने का जो खजाना है वह बड़ी भारी क्षेत्र में है, और इस भूमि को कहाँ, जो बस्तर में है उसमें कच्चे सोने का जो भारी मात्रा में पाया जाता है, और इस भूमि को दीर्घकालिक पट्टे पर हैदराबाद की निजाम सरकार खरीदना चाहती है। और उसी दिन से कौन, सरदार वल्लभ भाई पटेल इस चीज़ को सुनकर वो परेशान होते हैं, और उसी दिन क्या करते हैं, वह एक थैला उठाते हैं और पीपी मेनन को साथ में लेते हैं और उड़ीसा पहुंच जाते हैं। उसके बाद उड़ीसा पहुंचते हैं, उड़ीसा पहुंचकर वह कहते हैं कि मेढक, कुएं में मेढक की तरह टरटराना से अच्छा है आप क्या करिए, बाहर आकर करिए। तो वह धीरे धीरे सभी राज्यों में घूम घूम कर क्या करते हैं, सभी को राज्यों को एकजुट करते हैं। तो वही कहा जाता है, यह लगभग 500 से अधिक माना जाता है, 562 से अधिक देसी रजवाड़े को वह क्या करते हैं, भारत राज्य में शामिल करते हैं। वही कुछ बच जाता है, जैसे जूनागढ़ जो भारत की आज़ादी के बाद 9 नवंबर 1947 की, हैदराबाद जो क्या करते हैं, 4 दिन की सैनिक कार्रवाई के बाद वह हैदराबाद को कहाँ मिलाते हैं, भारत में मिलाते हैं। लेकिन हालांकि यहाँ पर कोई खून खराबा नहीं होता है। गांधी जी स्वयं इसे लिखते हैं अपने पुस्तकों में कि इस प्रकार वल्लभ भाई पटेल ने भारतीय रियासतों को एक करने में अहम भूमिका निभाई। तो यह हो जाएगा सरदार वल्लभ भाई पटेल। आशा करते हैं आपको अच्छा लगा होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 12 में, निम्नलिखित जोड़ों में से किसने देसी रियासतों को भारतीय संघ का अंग बनाने में सबसे महत्वपूर्ण भूमिका अदा की? तो देसी रियासतों में कौन था, वह आपको अभी कहानी से पता चल गया, वो थे सरदार वल्लभ भाई पटेल और पीपी मेनन। कब, जब जैसे ही 5 जुलाई 1947 को रियासत विभाग की स्थापना की जाती है, फिर उन्हें सुनने में आता है कि जो क्या होता है, बिस्तर की रियासत में कच्चे सोने का बड़ा भारी क्षेत्र है, और उस क्षेत्र को क्या करना चाहता है, दीर्घकालिक पट्टे पर हैदराबाद के निजाम लेना चाहता है, खरीदना चाहती है। उसी दिन से वो परेशान हो उठते हैं और पीपी मेनन को लेकर वो थैला उठाकर निकल पड़ते हैं, और लगभग देखा जाए 562 से अधिक रियासतों को वह क्या करते हैं, भारत में मिलाते हैं। और बाद में वो जूनागढ़ जो बाद में मिलाते हैं, हैदराबाद जो 4 दिन की सैनिक कार्रवाई के बाद वो भारत में शामिल करते हैं। तो इसलिए सरदार पटेल का अहम भूमिका रहता है, और साथ में पीपी मेनन भी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखा जाए 13 में, मूल संविधान में राज्यों को कितने वर्गों में रखा गया? देखिए, जब मूल संविधान था उसमें क्या था, 4 वर्गों में बांटा गया था। कौन कौन था? श्रेणी ए में था कि श्रेणी ए के राज्य ब्रिटिश भारतीय बड़े प्रांत 9 तथा 216 देसी रियासत, ये श्रेणी 1 में रखा गया था। श्रेणी 2 में क्या था, छोटे ब्रिटिश भारतीय राज्य और 275 देसी रियासत। और श्रेणी 3 में क्या था, 61 देसी रियासतें। और डी में था, श्रेणी में अंडमान निकोबार ये सब था, अर्जित राज्य। तो इस प्रकार से वो 4 श्रेणी में बांटा गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है 14 में, कहा भारत संघ में कितने राज्य हैं? तो भारत संघ में कितने राज्य हैं, हालांकि अभी तो 28 है। 28 में क्या क्या है, पहले 29 था जब तेलंगाना बना था। कब बना था तेलंगाना? 2 जून 2014 को, तब 29 राज्य हो गया था। लेकिन आपको हाल ही में पता होगा कि जो जम्मू कश्मीर जो विशेष राज्य का दर्जा था, उस राज्य को हटाकर उसको केंद्र शासित प्रदेश बनाया गया। तो केंद्र शासित प्रदेश कब बनाया गया? यह बनाया गया 2019 को बनाया गया, 5 अगस्त शायद 2019 को। तो ध्यान में रखेंगे। इसलिए अब क्या हो जाएगा, सही आंसर हो जाएगा, कितने राज्य हैं अभी, 28 हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखा जाए 15 में है। 15 में कह रहा है, संविधान के प्रवर्तन के समय राज्यों को श्रेणी अ, ब और स और द में बांटा गया। इन श्रेणियों को किस वर्ष समाप्त किया गया? तो इन श्रेणियों को किस वर्ष समाप्त किया गया था? तो ध्यान में रखेंगे, वह 7वां संविधान संशोधन
कब होता है? वह 1956 ईस्वी में होता है। यही 1956 ईस्वी में राज्य के वर्गों की समाप्ति कर 14 राज्य और 6 केंद्रशासित प्रदेश बनाया जाता है। तो ध्यान में रखेंगे, वह हो जाएगा 1956। 4 कौन कौन वर्ग थे जिसकी चर्चा हम लोग अभी किए? श्रेणी ए में था ब्रिटिश भारत के बड़े प्रांत तथा 216 देशी रियासत। बी में था छोटे ब्रिटिश भारतीय राज्य प्लस 275 देशी रियासतें। और श्रेणी सी में 61 देशी रियासतें। और डी में श्रेणी था जिसमें अंडमान निकोबार और जिथे ये था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे 16 में, कह रहा है कि भाषा के आधार पर राज्यों का पुनर्गठन किस वर्ष किया गया था? तो अभी इसकी चर्चा किए थे कि जो भाषा के आधार पर है उस राज्यों का पुनर्गठन किस वर्ष किया गया था? वह किया गया था 1952 ईस्वी में। ओ सॉरी 1952 नहीं हो जाएगा, इसका हो जाएगा ये 1956 में। क्यों होगा? थोड़ा सा चीज़ों को समझिए। पहले क्या होता है कि डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद के द्वारा एस.के. धर न्यायमूर्ति के अध्यक्षता में क्या कहा जाता है? प्रांतीय भाषाई आयोग की स्थापना की जाती है। तो भाषाई प्रांत आयोग की स्थापना के बाद फिर क्या हो जाता है? एस.के. धर आयोग ने अपनी सिफारिश में कहा कि राज्यों का पुनर्गठन किसके आधार पर होना चाहिए? भाषाई आधार पर ना होकर प्रशासनिक सुविधा के अनुसार होना चाहिए। तो उसके बाद क्या होता है कि भाषाई आधार पर राज्यों के पुनर्गठन का आंदोलन और मांग इसका तीव्र हो जाता है। फिर इसके समाधान के लिए कांग्रेस ने क्या करता है? जेवीपी समिति दिसंबर 1948 ईस्वी में गठन करता है। फिर 1949 में यह पेश करता है जिसमें यह भी बताता है कि भाषाई आधार पर राज्यों का पुनर्गठन तत्काल समय में अव्यवहारिक है। फिर क्या हो जाता है? उसमें श्री रामल्लू जी 56 दिनों के भूख हड़ताल के बाद किसके आधार पर? भाषा के आधार पर राज्यों के मांग के लिए वह 56 दिन के भूख हड़ताल में उनकी मृत्यु हो जाती है। किनकी? पोटट्टी श्री रामल्लू की। उनकी मृत्यु के बाद सरकार को विवश होकर अक्टूबर 1953 ईस्वी में भारत सरकार विवश होकर भाषाई आधार पर राज्यों का पुनर्गठन को स्वीकार करना पड़ता और उसमें वो पहला राज्य भाषाई आधार पर आंध्र प्रदेश को बनाता है। उसके बाद क्या होता है कि 1953 में नए राज्य आंध्र प्रदेश के भाषाई आधार के गठन के पश्चात राज्यों के पुनर्गठन की मांग और अधिक तीव्र हो जाती है। पहला राज्य तो उसको आंध्र प्रदेश को कर दिया जाता है, उसके बाद फिर राज्यों की मांग और तीव्र हो जाती है। फिर क्या हो जाता है? दिसंबर 1953 ईस्वी में फजल अली होते हैं, उन्हीं की अध्यक्षता में 3 सदस्यीय राज्य पुनर्गठन आयोग का स्थापना किया था। उसमें 2 भारतीय होते हैं, एक पीवी मेनन जी होते हैं और एक पनिक्कर जी होते हैं। सॉरी पीवी मेनन नहीं होते, पानिक्कर जी और कंजूरू जी होते हैं। किसमें? ये फजल अली में 3 सदस्य फजल अली अध्यक्ष होते हैं और 2 अन्य सदस्य कौन कौन होते हैं? पनिक्कर जी और कंजूरू जी शामिल होते हैं। फिर यह जो है फजल अली आयोग, यह क्या प्रस्ताव देता है? यह 16 राज्य तथा 3 नए संघ शासित क्षेत्र का अनुशंसा की जाती है। फिर वही सरकार द्वारा सन 1956 ईस्वी में क्या कहता है? उस आयोग की अनुशंसा में कुछ परिवर्तन कर क्या कहता है? 1 नवंबर 1956 ईस्वी को 14 राज्य और 6 केंद्रशासित प्रदेश का निर्माण किया जाता है। तो ध्यान में रखेंगे, राज्यों का पुनर्गठन किस वर्ष के आधार पर, भाषा के आधार पर कब किया गया? 1956 ईस्वी में हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे 17 में, कह रहा प्रथम भाषाई राजा किसे बनाया गया? भाषाई राज्य, तो प्रथम भाषाई राज्य वह आंध्र प्रदेश को बनाया गया अक्टूबर 1953 ईस्वी में। क्यों बनाया गया? क्योंकि क्या होता है, याद करिए, श्री रामल्लू जी के भाषाई राज्य पुनर्गठन आयोग के दौरान 56 दिनों के भूख हड़ताल के बाद श्री रामल्लू का निधन हो जाता है, जिसके बाद अक्टूबर 1953 ईस्वी में भारत सरकार को विवश होकर भाषाई आधार पर राज्य के गठन की मांग को स्वीकार करते हुए क्या करना पड़ता है? मद्रास से तेलुगु भाषाई क्षेत्र को अलग कर आंध्र प्रदेश की स्थापना किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे 18 में, सर्वप्रथम भाषा के आधार पर आंध्र प्रदेश राज्य का गठन 1953 में हुआ था। इसके पूर्व वहाँ एक आंदोलन हुआ था। यह आंदोलन आंदोलन में किसकी मृत्यु हुई थी? अभी हम लोग चर्चा किए थे। तो देखिए सभी ऑप्शन में है श्री रामल्लू जी, तो श्री रामल्लू जी तो थी, वो पोटट्टी श्री रामल्लू जी थे। तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा पोटट्टी श्री रामल्लू जी, जो 56 दिन के भूख हड़ताल के बाद उनका निधन हो जाता है। उसके बाद सरकार विवश होकर अक्टूबर 1953 ईस्वी में भाषाई आधार पर राज्य पुनर्गठन आयोग को स्वीकार कर क्या करता है? मद्रास को, तेलुगु भाषा को अलग कर मद्रास से आंध्र प्रदेश की स्थापना किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे 19 में कह रहा है, मूल संविधान में राज्यों को 4 अलग अलग वर्गों को समाप्त करने के लिए किसकी अध्यक्षता में राज्य पुनर्गठन आयोग का गठन किया? तो किसकी अध्यक्षता में राज्य पुनर्गठन आयोग का समाप्त किया था? वह हो जाएगा फजल अली। करा 4 अलग अलग प्रवर्गों को समाप्त करने की। तो फजल अली क्या होता है कि जैसे ही भाषाई आधार पर
आंध्र प्रदेश की स्थापना किया जाता है, तब क्या होता है, भाषाई आधार पर राज्यों के पुनर्गठन की मांग और तीव्र हो जाती है, जिसके पश्चात भारत सरकार दिसंबर 1953 ईस्वी में क्या किया जाता है, फजल अली की अध्यक्षता में क्या किया जाता है, एक 3 सदस्यीय राज्य पुनर्गठन आयोग की स्थापना की जाती है। वही फजल अली आयोग भी कहलाता है, जिसमें क्या होते हैं, 2 अलग होते हैं, एक होते हैं पानीकर जी और एक होते हैं H.N. कंजूरू जी, यही होते हैं H.N. कंजूरू जी और K.M. पनीकर जी, 2 अन्य होते हैं। तो फजल अली की अध्यक्षता में यह अपना रिपोर्ट कब सौंपता है, यह अपना रिपोर्ट 1956 ईस्वी में सौंपता है, जिसमें यह कहता है 16 राज्य बनाने की मांग करता है तथा 3 नए संघ शासित क्षेत्र को निर्माण की अनुशंसा करता है। इसी में कुछ थोड़ा परिवर्तन कर क्या किया जाता है, सन 1956 में आयोग की अनुशंसा पर कुछ परिवर्तन करते हुए सिफारिश को स्वीकार कर परिणाम स्वरूप क्या किया जाता है, 1 नवंबर 1956 को 14 राज्य और 6 केंद्रशासित प्रदेश का गठन किया जाता है। तो क्या हो जाएगा, फजल अली। नेक्स्ट क्वेश्चन देखा जाए, राज्य पुनर्गठन आयोग का गठन किस वर्ष किया गया। तो राज्य पुनर्गठन आयोग का गठन कब किया जाता है, वह किया जाता है 1953 ईस्वी में। तो इसका जो सही जवाब हो जाएगा, क्या हो जाएगा, 20 का डी नंबर 1953 ईस्वी में। तो आपके माइंड में उठ रहा होगा कि आप कभी 1956 करें। तो देखिए, राज्य पुनर्गठन आयोग तो उसका तो स्थापना 1953 में हो गया था, लेकिन जैसे ही यह आंध्र प्रदेश को बना दिया जाता है तो राज्यों के भाषाई आधार पर उसकी मांग और तीव्र हो जाती है। तब क्या किया जाता है, फजल अली आयोग की स्थापना किया जाता है, ताकि एक व्यवस्थित रूप से सभी को किया जाए। तो वही फजल अली के नेतृत्व में वह अपना परामर्श देता है 1956 ईस्वी में, और फिर क्या होता है, वही परिणाम स्वरूप 1 नवंबर 1956 को 14 नए राज्य शासित प्रदेश की स्थापना की जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, कर रहा है, हाँ 21 में है कि भाषा आधार पर राज्यों के पुनर्गठन के लिए भारत सरकार ने दिसंबर 1953 में राज्य पुनर्गठन आयोग की नियुक्ति की थी। सही बात है, जिसकी रिपोर्ट के आधार पर 1956 में दिसंबर 1953 में राज्य पुनर्गठन आयोग की नियुक्ति की थी। क्यों की थी, तो यह इसकी चर्चा हम लोग अभी किए कि क्या होता, अक्टूबर 1953 में नए राज्य आंध्र प्रदेश के भाषाई आधार पर गठन किया जाता है। उसके पश्चात क्या कहता है, राज्यों के पुनर्गठन की मांग तो और तेज हो जाती है। तो उसी के पश्चात दिसंबर 1953 में क्या किया जाता है, फजल अली की अध्यक्षता में एक आयोग की स्थापना की जाती है, जिसमें 3 सदस्य होते हैं। तो वह अपना रिपोर्ट 1956 में राज्य पुनर्गठन अधिनियम संसद में पारित करता है। इस अधिनियम के अध्यक्ष कौन थे, जस्टिस फजल अली थे। आज 2 अलग कौन कौन 2 सदस्य रहते हैं, पानीकर जी और कंजीरू जी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे 22 में, राज्य पुनर्गठन अधिनियम कब पारित हुआ। तो राज्य पुनर्गठन अधिनियम वह पारित 1956 ईस्वी में होता है, क्योंकि 1956 ईस्वी में वह सौंपता है 1 नवंबर 1956 ईस्वी को 14 राज्य 6 केंद्रशासित प्रदेश की वह व्यवस्थित किया जाता है। नेक्स्ट देखेंगे 1956 में राज्यों का पुनर्गठन करने से क्या किया गया। जैसे ही फजल अली आयोग क्या करता है, अनुशंसा के आधार पर वह कहता है कि 16 राज्य और 3 नए संशासित प्रदेश की स्थापना की बात करता है। तो वही सरकार के द्वारा सन 1956 में उन्हीं के अनुशंसा पर, किनके, फजल अली आयोग की अनुशंसा पर उसमें थोड़ा परिवर्तन करते हुए पर 1 नवंबर 1956 ईस्वी को 14 राज्य और 6 केंद्रशासित प्रदेश का निर्माण किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे 24 में, वर्तमान में भारतीय संघ में राज्य और केंद्रशासित प्रदेश की संख्या क्रमशः कितनी है। तो देखा जाए अभी वर्तमान की बात की जाए तो वह इसका जवाब हो जाएगा 28 और 8। क्यों, क्योंकि देखा जाए 28 क्यों हो गया, पहले 29 था। क्या हो गया, जो जम्मू कश्मीर था उसे राज्य से हटाकर केंद्रशासित प्रदेश बना दिया गया। कौन कौन केंद्रशासित प्रदेश, लद्दाख और जम्मू कश्मीर। यह बनाया गया कब, लद्दाख और जम्मू कश्मीर यह बनाया गया 2019 को। तो ध्यान में रखेंगे 5 अगस्त 2019 को जम्मू कश्मीर को बना दिया गया क्या, केंद्रशासित प्रदेश लद्दाख और जम्मू कश्मीर। तो 28 हो गया और 2 केंद्रशासित प्रदेश और बढ़ गया। तो आपके अनुसार तो 7 और 2 + 9 हो जाना चाहिए, सॉरी हाँ 8 और 2 हो जाना चाहिए, कितना 10 हो जाना चाहिए। लेकिन क्या हो गया कि 2 तो इधर केंद्रशासित प्रदेश बन गया और उधर जो 7 था 8 था उसको घटाकर क्या कर दिया गया 8। उधर जो दमन और दीप था और दादर और नगर हवेली दोनों को मिला दिया गया। तो दादर और नगर हवेली, दमन दीप दोनों को मिलाकर एक केंद्रशासित प्रदेश बना गया। यह काम कब किया गया, दोनों को मिला गया, यह किया गया 26 जनवरी 1920 ईस्वी को। दादर, नगर हवेली और दमन दीप को मिलाकर एक केंद्रशासित प्रदेश। तो अब 7 हो गया, अब +2 कौन कौन, लद्दाख और जम्मू कश्मीर दोनों। तो इसलिए ध्यान में रखिएगा अभी वर्तमान में 28 राज्य और 8 केंद्रशासित प्रदेश है।
नेक्स्ट क्वेश्चन देखा जाए 25 में, भारत में इस समय शामिल हैं, तो अभी चर्चा की है, भारत में इस समय 28 राज्य और 8 केंद्र शासित प्रदेश शामिल हैं। ये पहले वाला है क्वेश्चन, इसलिए इसमें ये अपडेटेड नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन 26 में देखा जाए, भारत में कितने राज्य और संघीय प्रदेश हैं, तो बात की जाए भारत में 28 राज्य हैं और 8 संघीय प्रदेश हैं, जिसमें राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली भी है। तो ये 29 की जगह पे 28 कर लीजिएगा और 7 की जगह पे 8 कर लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखा जाए 27 में, निम्नलिखित में से क्या संघ क्षेत्र नहीं है, तो कौन संघ क्षेत्र नहीं, लक्षद्वीप तो संघ शासित प्रदेश है ही है, जिसका कैपिटल कावरत्ती है, पांडुचेरी, पांडुचेरी का कैपिटल वही पांडिचेरी है। देखिए पांडुचेरी और पांडिचेरी में कभी कंफ्यूज नहीं होइएगा। इसका क्या है कि 2005 से पहले 2006 से 6 तक पांडुचेरी को पांडिचेरी के नाम से जाना जाता था, उसके बाद से इसको पांडुचेरी जाने लगा था। 2006 तक इसको क्या जानता था, पांडिचेरी के नाम से, लेकिन उसके बाद पांडुचेरी वही है, तो इसका कैपिटल तो वही है पांडुचेरी। दादर नगर हवेली, जिसका भी हम लोग चर्चा की कि दादर नगर हवेली में दमन और दीव को मिला दिया गया, जिसका राजधानी दमन ही है, तो यह हो जाएगा नागालैंड, जो कि राज्य है, तो ध्यान में रखेंगे नागालैंड राज्य संघ शासित प्रदेश नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन 28 में देखा जाए, निम्नलिखित में से कौन भारत का एक केंद्र शासित प्रदेश नहीं है, तो चंडीगढ़ केंद्र शासित प्रदेश है, जिसकी कैपिटल चंडीगढ़ है। त्रिपुरा राज्य है, यह केंद्र शासित प्रदेश नहीं होगा। पांडुचेरी है ही है, लक्षद्वीप है ही है, तो ध्यान में रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन 29 देखा जाए, निम्नलिखित में से कौन केंद्र शासित प्रदेश नहीं है, देखिए लक्षद्वीप है, लक्षद्वीप का राजधानी अभी हम लोग देखे थे कहाँ है, कावारती है। दमन द्वीप जिसको क्या किया गया, दमन द्वीप को दादर एंड नगर हवेली के साथ एक साथ मिला दिया गया, तो इस तरह से दमन द्वीप और दादर नगर हवेली एक केंद्र शासित प्रदेश बन गया, जिसकी राजधानी दमन है। पांडुचेरी की राजधानी पांडुचेरी, मिजोरम जो राज्य नहीं है। तो आप ध्यान में रखिएगा कि दमन द्वीप और दादर नगर हवेली ये दोनों जो है पुर्तगालियों से इसको वापस लिया गया था, जबकि पांडुचेरी पर फ्रांसीसी का अधिकार था, इसे फ्रांसीसी से वापस लिया गया। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे 30 में क्या है, कराईकल, माहे, यानाम, पांडुचेरी फ्रांसीसी बस्ती को फ्रांसीसी सरकार ने किस वर्ष भारत को अध्यापित किया था। देखिए इस चारों में से तो फ्रांसीसी सरकार पांडुचेरी को कब किया गया था, तो पांडुचेरी को 1954 ईस्वी में इसको सौंपा गया था भारत को। तो यह सभी हो जाएगा इसका सही जवाब, माहे, यानाम, कराईकल सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखा जाए 31 में, 31 में कह रहा है कि पांडुचेरी को किस वर्ष भारतीय संघ में सम्मिलित किया गया, तो पांडुचेरी को किस वर्ष भारतीय संघ में सम्मिलित किया गया, तो इसका सही जवाब हो जाएगा 1962 ईस्वी में पांडुचेरी को सम्मिलित किया गया। और ध्यान में रखेंगे अगर ही क्वेश्चन पूछ दिया जाता कि पांडुचेरी को तो 1962 में लिया गया और दमन द्वीप को कब लिया गया, तो दमन द्वीप को देखिए ये तो भारतीय संघ में पांडुचेरी को, और दमन द्वीप को भारतीय संघ में पुर्तगाली से मुक्त कर 1962 में। तो ध्यान रखेंगे दमन द्वीप को पुर्तगाली से वापस कब लिया गया, 1961 ईस्वी में लिया गया। और दादर और नगर हवेली को कब पुर्तगालियों से वापस लिया गया, वह लिया गया 1954 ईस्वी में। तो यह पुर्तगालियों से इसे मुक्त कराया गया। उसी प्रकार है पांडुचेरी को किस वर्ष इसको भारतीय संघ में 1962 ईस्वी में शामिल किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखा जाए 32 में, किस वर्ष गोवा सहित अन्य पुर्तगाली बस्तियों को भारतीय संघ का राज्य क्षेत्र बनाया गया। तो देखिए गोवा सहित, तो गोवा देखिए किस किस को पुर्तगाली से लिया गया था, गोवा, दमन द्वीप, दादर और नगर हवेली, ये सभी को पुर्तगालियों से वापस लिया गया था। उसके बाद क्या होता है, गोवा सहित अन्य पुर्तगालियों को भारतीय संघ का राज्य बनाया जाता है। तो कब बनाया जाता है, यह 1961 ईस्वी में। तो ध्यान में रखेंगे 32 का सही जवाब क्या हो जाएगा, वह 1961 हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखा जाए, करा संविधान लागू होने के पश्चात कौन भारतीय संघ का एक आरक्षित राज्य था। तो संविधान लागू होने के पश्चात कौन सा भारतीय संघ का आरक्षित राज्य था, तो वह हो जाएगा सिक्किम। जो सिक्किम पहले था वह भारतीय संघ में आने से पहले एक आरक्षित राज्य था, तथा इसका एक और कहानी कि वह क्या था, एसोसिएट राज्य का उसको दर्जा मिला था। यानी 35वां संविधान संशोधन कब, 1974 के तहत उसे एसोसिएट सहायक राज्य कहा गया था। फिर क्या होता है कि 36वां संविधान संशोधन 1975 के बाद उसको पूर्ण राज्य का दर्जा दिया जाता था। यह भी प्रश्न पूछता है। तो इसमें करा भारतीय संघ का एक आरक्षित राज्य, इस चारों ऑप्शंस में से सिक्किम हो जाएगा जो एक आरक्षित राज्य था। नेक्स्ट क्वेश्चन 34 में देखेंगे, सिक्किम को किस वर्ष भारतीय संघ में सहयुक्त राज्य, देखिए सहयुक्त वही राज्य का शामिल किया गया था, यह 1974 ईस्वी में कैमा 34वां संविधान संशोधन 35वां संविधान संशोधन के तहत।
नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे 36 में करा किस संवैधानिक संशोधन के अंतर्गत सिक्किम को एक सह राज्य बनाया गया, तो वही करा सह राज्य व 35वां संविधान संशोधन 1974, जिसे हम लोग एसोसिएट राज्य के रूप में भी जानते हैं। फिर क्या किया गया, 36वां संविधान संशोधन 1975 में इसे पूर्ण राज्य का दर्जा दे दिया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे 36 में करा हिमाचल प्रदेश को राज्य का दर्जा प्रदान किया गया, तो हिमाचल प्रदेश को राज्य का दर्जा कब प्रदान किया गया, तो आप ध्यान देंगे यह प्रदान किया गया 1970 ईस्वी में। तो ध्यान देखेंगे 1970 में केंद्र शासित राज्य की सूची से निकालकर इसको क्या किया गया, राज्य का दर्जा दिया गया। पहले इसे केंद्र शासित सूची में रखा गया था, लेकिन 1970 में उस केंद्र शासित सूची से निकालकर इसे पूर्ण राज्य का दर्जा दिया गया। तो क्या हो जाएगा, यह हो जाएगा 1970 में हिमाचल प्रदेश को राज्य का दर्जा दिया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन 37 में देखेंगे संविधान के 56वें, 55वें, 53वें, 36वें संविधान संशोधन द्वारा क्या हुआ था, तो याद करिए 56वां संविधान संशोधन कब होता है, यह 1987, और 1987 में क्या होता है, यह 1987 में क्या किया जाता है, गोवा को गोवा पुनर्गठन अधिनियम लागू कर 1987 में गोवा को क्या कर लिया जाता है, अलग कर लिया जाता है। किससे अलग कर लिया जाता है, दमन दीव से अलग कर लिया जाता है और उसे अलग राज्य का पूर्ण राज्य का दर्जा दिया जाता है। तो यह हो जाएगा 56वां संविधान संशोधन 1987 में होता है, जिसमें दमन दीव केंद्र शासित प्रदेश से गोवा को अलग कर पूर्ण राज्य का दर्जा दिया जाता है। फिर क्या होता है 55वां क्या होता है, कब होता है, यह होता है 1986 ईस्वी में, जिसमें अरुणाचल प्रदेश को क्या किया जाता है, इसको अलग राज्य का दर्जा दिया जाता है 1986 में पूर्ण राज्य का। उसके बाद मिजोरम का क्या होता है कि मिजोरम का यह होता है 53वां संविधान संशोधन 1986, यह भी 1986 में ही होता है, खाली संविधान संशोधन अलग रहता है। 1986 में 53वां संविधान संशोधन के तहत मिजोरम को अलग राज्य का दर्जा दे दिया जाता है, यानी मिजोरम। और सिक्किम क्या होता है 36वां संविधान संशोधन कब, 1975 में इसे पूर्ण राज्य का दर्जा दे दिया था। तो क्या हो जाएगा, गोवा, अरुणाचल प्रदेश, मिजोरम, सिक्किम, यही इसका क्रम है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे 38 में करा किस आयोग की अनुशंसा के आधार पर पंजाब पुनर्गठन अधिनियम द्वारा पंजाब और हरियाणा राज्य गठित किया गया। तो देखिए यह कौन सा रहता है, पंजाब राज्य को हरियाणा से अलग कब किया जाता है, वह 1966। तो पंजाब पुनर्गठन अधिनियम 1966 के तहत पंजाब राज्य को हरियाणा से अलग कर दिया जाता है। यह धर आयोग, अब आपके माइंड में उठ रहा होगा धर आयोग क्या था, यही धर आयोग था जिन्होंने भाषाई आधार पर ना, मतलब राज्यों का पुनर्गठन भाषाई आधार पर ना करने के लिए सिफारिश किया था। और इन्होंने कहा था कि क्या होना चाहिए, प्रशासनिक सुविधा अनुसार राज्यों का पुनर्गठन किया जाना चाहिए, यही था धर आयोग का कहना। तो ध्यान में देखेंगे उसी के आधार पर क्या किया गया था, पंजाब राज्य को हरियाणा से अलग किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे 39 में कहा निम्नलिखित में से किस वर्ष सिक्किम को राज्य का दर्जा दिया गया। तो सिक्किम को किस वर्ष राज्य का दर्जा, तो पूर्ण राज्य का दर्जा दिया जाता है 1975 में। कैमा संविधान संशोधन, 35वां संविधान संशोधन, 36वां 1975 में। 34वां में तो वह एसोसिएट राज्य था, 35वां में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखा जाए 40 में भारतीय संघ में सम्मिलित किया गया 29वां राज्य कौन सा है। तो भारतीय संघ में जब सम्मिलित किया जाता तो 29वां राज्य वह तेलंगाना होता है, जो 2 जून 2014 को सम्मिलित किया जाता है। लेकिन फिर क्या हो जाता है, 29 राज्य अभी ना होकर 28 राज्य होता है, क्योंकि जम्मू कश्मीर को राज्य का हटाकर उसे केंद्र शासित प्रदेश लद्दाख और जम्मू कश्मीर बना दिया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे 41 में झारखंड राज्य का गठन कब हुआ। तो झारखंड राज्य का गठन वह 15 नवंबर 2000 को बिहार से अलग किया जाता है। तो यह ध्यान में रखेंगे, यह भी प्रश्न पूछा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखा जाए 42 में सिक्किम भारत का 22वां राज्य कब बना। तो सिक्किम भारत का 22वां राज्य कब बनता है, तो आप याद करिए सिक्किम भारत का 22वां राज्य 36वां संविधान संशोधन जब क्या होता है 1975 ईस्वी में होता है। उसी 36वां संविधान संशोधन में सिक्किम को 22वां राज्य का दर्जा दिया जाता, और यह पूर्ण राज्य से पहले एसोसिएट राज्य भी था। वह कब एसोसिएट राज्य का दर्जा मिलता है, वह 35वां संविधान संशोधन 1974 में। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे 43 में करा उत्तराखंड राज्य के सृजन के समय 11वें वित्त आयोग ने इसे निम्नांकित राज्य का दर्जा दिया था।
तो देखिए, जब उत्तराखंड राज्य का सृजन हुआ था उस समय 11वां वित्त आयोग चल रहा था। तो वह क्या करता है, वह उत्तराखंड को एक विशेष वर्ग राज्य का दर्जा देता है। अब आपके माइंड में उठ रहा होगा कि अभी कौन सा आयोग चल रहा है, तो अभी 15वां चल रहा है। उसके जो अध्यक्ष हैं NK सिंह हैं। यह लगभग 26 तक चलेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखा जाए, 44 में कह रहा है किसी राज्य से कोई क्षेत्र पृथक कर 2 या 2 से अधिक राज्यों को मिलाकर या किसी राज्य क्षेत्र को किसी राज्य के साथ मिलाकर नए राज्य का निर्माण कौन कर सकता है। तो चीज़ों को समझिए, क्या कहा गया, अनुच्छेद 4 में कहा गया है कि अनुच्छेद 2 और अनुच्छेद 2 में संघ में नए राज्यों की स्थापना और प्रवेश की बात की गई है, और 3 में राज्यों के नाम, सीमा और क्षेत्र में परिवर्तन की बात की गई है। तो उसमें कहा गया है कि 2 और 3 का प्रयोग करते समय आदर्श संविधान की पहली और चौथी अनुसूची में अगर कोई परिवर्तन किया जाएगा तब वह संविधान संशोधन नहीं माना जाएगा और उसे साधारण बहुमत के द्वारा संसद में पास कर प्रस्ताव को लाया जा सकता है, तो वह संसद हो जाएगा। हाँ, राष्ट्रपति कब आता, राष्ट्रपति भी प्रश्न कभी कभी पूछता है कि इस संसद को इस प्रस्ताव को पेश करने से पहले राष्ट्रपति की पूर्व सहमति आवश्यक है। तो अनुच्छेद 3 में स्पष्ट लिखा गया है कि राज्यों के नाम, सीमा, क्षेत्र में परिवर्तन हेतु राष्ट्रपति की सिफारिश के पूर्व ही संसद के किसी भी सदन में इसको पेश किया जा सकता है। तो इसका सही जवाब हो जाएगा संसद। नेक्स्ट क्वेश्चन 45 में देखेंगे, भारत में एक नया राज्य सृजन करने वाले विधेयक को पारित होना अनिवार्य है। अनिवार्य क्या है, पहला देखिए कि नए राज्य का सृजन करने के लिए विधेयक को पारित होना अनिवार्य है। ऑप्शन में करा संसद में साधारण बहुमत द्वारा कम से कम 2/3 के अनुसमर्थन। हाँ, करा कि नए राज्य को सृजन करते समय विधेयक को पारित करने के लिए वह साधारण बहुमत की तो आवश्यकता होती ही होती है, लेकिन 2/3 ऐसा मैंडेटरी नहीं है कि विशेष बहुमत चाहिए। तो ऑप्शन ए गलत हो गया। 2 में करा संसद में साधारण बहुमत। हाँ, इसमें स्पष्ट रूप से कहा गया है कि क्या कहा गया कि संघ में नए राज्यों की स्थापना, प्रवेश, राज्यों के नाम, सीमा, क्षेत्र में परिवर्तन के लिए अगर अनुसूची 1 और 4 में बदलाव किया जाता है तो वह संविधान संशोधन नहीं माना जाएगा और उसे साधारण बहुमत द्वारा संसद में पास किया जा सकता है। तो ऑप्शन बी हो जाएगा, सही हो जाएगा। 2 में करा 2/3 बहुमत की चर्चा ही नहीं हो पाती, तो इसका सही जवाब हो जाएगा नए राज्य के सृजन करने वाले विधेयक को पारित होना साधारण बहुमत द्वारा है, यही सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 46 में देखेंगे। 46 में कह रहा है कि भारत में प्रथम अनुच्छेद के अनुसार क्या है। प्रथम अनुच्छेद में स्पष्ट रूप से कहा गया है कि भारत राज्यों का संघ है, तो ये ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। तो यस, ऑप्शन ए में तो समूह है, गलत है। तो यूनियन, संघ यहाँ है, राज्यों का संघ, ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन 47 में देखा जाए, नीचे दिए गए राज्यों को भारत संघ के संपूर्ण राज्य का दर्जा प्राप्त होने के लिए सही कालक्रमानुसार क्या है। सही कालक्रमानुसार क्या है, तो संपूर्ण राज्य का दर्जा प्राप्त होने के लिए पहले क्या हुआ था, आप चीज़ों को थोड़ा ध्यान से देखेंगे। पहला नागालैंड को क्या होता है, उसे असम से अलग कर कब 1962 ईस्वी में नागालैंड राज्य का दर्जा दिया जाता है। फिर हरियाणा का क्या होता है, 1966 में पुनर्गठन आयोग कर क्या क्या था, पंजाब राज्य से इसको अलग कर हरियाणा बनाया जाता है। नेक्स्ट है सिक्किम को क्या किया जाता है, वही 1975 ईस्वी में यानी 36वां संविधान संशोधन के तहत पूर्ण राज्य का दर्जा दिया जाता है। और अरुणाचल प्रदेश को 1986 में पूर्ण राज्य का दर्जा दिया जाता है। तो पहले हो जाएगा नागालैंड कब, 1962 में असम से अलग कर बनाया जाता है। हरियाणा को 1966 में हरियाणा से पंजाब को अलग कर पूर्ण राज्य का दर्जा दिया। सिक्किम को 1975 में, अरुणाचल प्रदेश को 1986 में। तो ये ऑप्शन नंबर 20 सही हो जाएगा, जो सही क्रम में है। नेक्स्ट अनुसार 48 में देखेंगे। 48 में कह रहा है संघ की नए राज्यों को बनाने की प्रक्रिया के बारे में कथनों में कौन सा सही नहीं है। कह रहा है अगर संसद में नए राज्यों को बनाने की जो प्रक्रिया है वह 4 ऑप्शंस में से कौन सा सही नहीं है। तो आपको हम बता दिए कि अगर संसद में नए राज्यों को बनाने की प्रक्रिया क्या है, तो हमने बताया कि अगर अनुच्छेद 2 और 3, अनुच्छेद 2 में कह रहा है कि भारत में यानी संघ में नए राज्यों की स्थापना और प्रवेश, तथा अनुच्छेद 3 में राज्यों के नाम, क्षेत्र, सीमा में परिवर्तन के लिए अगर क्या किया जाता है, संविधान के अनुसूची 1 और 4 में कोई बदलाव किया जाता है तो वह संविधान संशोधन नहीं माना जाएगा और उसे साधारण बहुमत के द्वारा पारित किया जा सकता है। तो पढ़िए ऑप्शन पहला है, संसद विधि द्वारा नए राज्य बना सकती है तथा मौजूदा राज्यों की सीमाओं के नाम में फेरबदल कर सकती है। हाँ, संसद विधि द्वारा नए राज्य, ये भी चलिए आगे पढ़ते हैं।
बी में करा, इस प्रकार कोई विधेयक राष्ट्रपति की सिफारिश के सिवाय संसद में पेश नहीं किया जा सकता। 3 में स्पष्ट रूप से कहा गया है। क्या कहा गया है 3 में? इसमें कहा गया है कि राज्यों के नाम, सीमा, क्षेत्र में परिवर्तन हेतु राष्ट्रपति की सिफारिश के पूर्व किसी भी संसद के किसी भी सदन में पेश नहीं किया जा सकता। तो यह भी सही है कि क्या क्या था, राष्ट्रपति की सिफारिश अनिवार्य है। उसके बाद कह रहा है इस प्रकार के किसी विधेयक को राष्ट्रपति प्रभावित राज्य के विधानमंडल को निर्दिष्ट करता है। तो यह भी कहा गया है। इसमें स्पष्ट रूप से अनुच्छेद 3 में कहा गया है कि विधेयक का प्रस्ताव किसी राज्य के क्षेत्र, सीमा और उसके नाम को प्रभावित करता है तो वह विधेयक राष्ट्रपति द्वारा राज्य के विधानमंडल को भेजा जाएगा तथा उससे राय लिया जाएगा। तो यह तो सही है कि राष्ट्रपति प्रभावित राज्य के विधानमंडल को निर्दिष्ट कर सकता है। और फिर उसके बाद यह भी कहा गया है कि क्या होगा, उसके बाद जब साधारण बहुमत द्वारा उसको पास कर दिया जाएगा, पास करने से पूर्व जो अनुसूची 1 और अनुसूची 4 में जो बदलाव किया जाएगा वह संविधान संशोधन नहीं माना जाएगा। यह स्पष्ट कहा गया है। तो डी में देखिए क्या लिखा हुआ है, विधि अनुच्छेद 368 के कार्य क्षेत्र में आएगा। तो 368 में संविधान संशोधन की बात कही गई है, तो यह संविधान संशोधन के अधीन नहीं आएगा। तो ऑप्शन डी ही हो जाएगा सही। तो अगर चीज़ों को ध्यान से पढ़िएगा तो आशा करते हैं आप अच्छे से अच्छे क्वेश्चन भी हल कर लेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखा जाए 49 में कह रहा है कि राज्य पुनर्गठन आयोग की सिफारिश के अनुसार भारत राज्यों का व्यापक पुनर्गठन कब पूरा किया गया। तो कब पूरा हुआ, यह 1956 में पूरा हुआ। जो क्या करता है, राज्य में फजल आयोग बैठाता है दिसंबर 1953 ईस्वी में। जैसे ही राज्य पुनर्गठन आयोग की मांग तीव्र क्यों होती, जैसे ही अक्टूबर 1953 ईस्वी में आंध्र प्रदेश को स्थापना कर दिया जाता है, उसके बाद राज्य पुनर्गठन आयोग की मांग तीव्र हो जाती है। फिर इस चीज़ को देखते हुए भारत सरकार द्वारा दिसंबर 1953 में फजल अली आयोग की सिफारिश किया। फजल अली आयोग 16 राज्य तथा केंद्रशासित प्रदेश 4 की अनुशंसा करता। उन्हीं की अनुशंसा पर 1 नवंबर 1956 ईस्वी को 16 राज्य तथा 14 राज्य, 16 नहीं 14 राज्य और 6 केंद्रशासित प्रदेश की स्थापना की जाती है। तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा 1956। बी में करा मध्य प्रदेश राज्य का गठन कब हुआ। अब एक प्रश्न का जवाब आप बताइए कि मध्य प्रदेश राज्य का गठन कब हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखा जाए 51 में करा भारतीय संविधान भारत का वर्णन किस रूप में करता है। तो भारतीय संविधान भारत का वर्णन राज्यों का संघ के रूप में करता है। अनुच्छेद 1 में यह बात कही गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखा जाए, अब देखिए अर्धसंघीय इसकी भी चर्चा हम लोग किए हैं। अर्धसंघीय भारत का जो संविधान कैसा है, वह अर्धसंघीय भी है, एकात्मक भी है, जिसमें हम लोगों ने देखा था कि कुछ शक्तियां जिसमें केंद्र के पास है वह एकात्मक को शो करता है। तो अर्धसंघीय है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखा जाए 52 में कहा हरियाणा राज्य का गठन कब हुआ। तो देखिए हरियाणा राज्य का गठन हमने देखा था कि जो पंजाब राज्य की स्थापना है राज्य पुनर्गठन आयोग अधिनियम 1966 के तहत, किसके तहत, 1966 के तहत क्या किया गया था, पंजाब को हरियाणा से अलग करवाना। तो 1966 तो सभी है। अब देखिए 1 नवंबर होगा कि 1 अक्टूबर होगा कि 1 सितंबर होगा। तो सही जवाब हो जाएगा वह 1 नवंबर 1966 ईस्वी को पंजाब पुनर्गठन अधिनियम 1966 के द्वारा पंजाब राज्य को हरियाणा से अलग कर नए राज्य बनाया गया। तो इस तरह से हम लोगों ने राज्य तथा संघ के जो क्षेत्र थे उससे संबंधित जितने भी प्रश्न थे उसका विस्तार पूर्वक हम लोगों ने हल देखा। तो आशा करते हैं आपको समझ में आया होगा, अच्छा लगा होगा। तो हमारे क्लास को देखने के लिए धन्यवाद। इससे रिलेटेड अगर कुछ क्यूरी हो तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं।